सौरभ, अन्वेश, एवरीवन वेरी वेरी गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून भाई, राधे राधे सभी को। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। चलिए भाई, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, याद रखिए। इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बात की थी, आर्थिक नियोजन के बारे में, जिसमें मैंने कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स बताए थे। उसके अलावा मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन के बारे में, एनडीसी और नीति आयोग के बारे में। आज मुझे प्लान्स के बारे में डिस्कस करना है, जो 12 योजनाएं बनी है अलग अलग टाइम पर, उनके बारे में डिस्कस करना है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दें मुझे यस का, यस ऑल क्लियर है सर। और पहले 5 सवालों के जवाब देंगे मुझे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ट्राई कीजिएगा सही क्वेश्चंस के बारे में। पहली चीज ये है, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया कि संवर्ती सूची के अंदर हमारे आर्थिक नियोजन आता है, यानी कि हमारे संविधान के किसी एक शेड्यूल में इनके बारे में बात की गई कि कुछ हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, कुछ यूनियन और कुछ स्टेट लिस्ट में होगा। संविधान के किस शेड्यूल में इस तरह के प्रोविजन किए गए? पहला सवाल। दूसरा सवाल है हमारा कि हमारे भारत में जो फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है, आर्थिक नियोजन का जिसको जनक कहा जाता है, वो कौन है और उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? तीसरा सवाल आप मुझे बताएंगे कि हमारे देश में जो स्मॉल पार्लियामेंट है, जो लघु संसद है, वो किसे कहा जाता है? स्मॉल पार्लियामेंट किसे कहते हैं भाई? चौथा सवाल है मेरा कि हमारे देश में जो नीति आयोग बना है, एक्चुअली वो 15 वर्षीय योजना बनाएगा, तो नीति आयोग जो है बेसिकली उसके जो 4 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? और पांचवा सवाल है मेरा कि जो प्लानिंग कमीशन था हमारा, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, उसकी सिफारिश पर, लेकिन प्लानिंग कमीशन आने से पहले एक व्यक्ति ने इसको कहा था कि इसका नाम गांधीयन प्लान होना चाहिए। वो किसके द्वारा कहा गया? चलिए भाई, देखो याद रखेंगे पहली बात कि मैंने पहला सवाल ये पूछा कि ये जो कॉन्करेंट वर्ड है ये कहां आता है? संविधान के 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। तो आप कहोगे कि सर उसमें ये बात की गई यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, प्लानिंग कॉन्करेंट में आती है, संवर्ती में आती है। दूसरा सवाल मेरा एक और था, यो नीति आयोग के बारे में 4 मेंबर को लेकर। याद रखो उसमें वी के सारस्वत हैं, रमेश चंद हैं, डॉक्टर विपिन विनोद पॉल है और अरविंद विरमाणी को चुना गया है अभी रिसेंट में। प्लानिंग कमीशन बनने से, मैंने बताया 15 मार्च 1950 को बना, उससे पहले गांधीयन प्लान जो कहा गया, एक्चुअल में इसे श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा कहा, पीपल्स प्लान एम एन रॉय के द्वारा, और सर्वोदय प्लान कहा गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपसे सवाल पूछा लघु संसद किसे कहते हैं? एनडीसी को कहते हैं, जिसे 6 अगस्त 1952 को बनाया गया, और इसी का काम है योजनाओं को पास करना। योजनाओं को पास करने में वो काम आता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो है भारत में, वो एम विश्वेश्वरैया कहलाते हैं। और जो एम विश्वेश्वरैया है, बेसिकली याद रखना, उनकी किताब है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। नहीं है लास्ट क्लास भाई, फुल क्लास है लास्ट क्लास। नसीम, अतिशय भाई, सैटरडे को क्लास हुई थी। सैटरडे को मैंने नीति आयोग तक पढ़ाया था। और क्लास हुआ कि नहीं सर? बिल्कुल सैटरडे क्लास हुई तो थी आपकी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए मुझे। उसके अलावा आज की क्लास पढ़नी है हमें, और कोई परेशानी उसमें नहीं होगी आपको होपफुली। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। आज हम बात करने वाले हैं प्लानिंग के बाकी सेगमेंट को। और मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से सुनना मेरी भाई। मैंने आपसे ये कहा था, अब मेरी बात को सुनिएगा आप, कि हमारे देश में जो पहला प्लान बना था वो 1951 से लेकर 1956 तक बना था। 1951 से लेकर 1956 तक बना। इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 5-5 साल करके। अरे भाई बिल्कुल क्लास हुई थी। कुछ एरर आ गया होगा, कुछ एरर आ गया होगा शिवम, मैं एक बार चेक कर लूंगा। भाई चेक कर लेते हैं क्लास को, कुछ एरर आ गया होगा लास्ट में अगर, तो ठीक है भाई, देख लेंगे उसे एक बार। कुछ एरर आया होगा तो मेरी बात सुनिए, अभी वेट कर लीजिए, अभी कोई इशू नहीं है मेरे भाई। हो सकता है कुछ एरर आ गया हो उसमें बाद में। अच्छा, जो 12वीं योजना है हमारे देश में, याद रखना, जो 12th प्लान है वो 2012 से लेकर 2017 तक चला था, 2017 तक चला था। चलिए, और कोई बात नहीं भाई। अब देखिएगा, तो आप ये कहोगे कि टोटल प्लान की अगर हम बात करें 1951 से लेकर 2017 तक चला,
जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। तो आप कहेंगे टोटल हमारे देश में 66 ईयर हुए, 66 वर्ष हुए सर कि इन प्लान चले हैं। लेकिन टोटल जो प्लान चले हैं याद रखो भाई वो 12 बने हैं। अब एक प्लान जो होता है वो 5 साल का होता है भाई, तो कितने हो गए आप कहोगे सर 60 साल होते हैं। अगर 12 योजनाएं बनी है 5-5 वर्ष के हिसाब से, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहां 60 वर्ष होते हैं, हमारे हिसाब से 66 हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन 60 सालों के अलावा 6 बार ऐसा हुआ जब एक एक साल की प्लान की गया। 6 बार ऐसा भी हुआ देश में जब एक एक साल की प्लानिंग की गई, या तो देश में 5 साल की प्लानिंग हुई या फिर 1 साल की हुई। 6 बार 1 साल वाली और 12 बार 5 साल वाली। अब होता क्या है, देखो स्टूडेंट के साथ दिक्कत कहां आती है, अगर वो ये सिर्फ कैलकुलेट करना शुरू कर देता है, अगर मान लीजिए कि उससे पूछा जाए बताओ चौथी प्लान का टाइम क्या था, बुरी बात समझो, तो वो क्या करता, रटता 51 से लेकर 56 तक पहला हो गया, इसका मतलब 56 से लेकर 61 तक दूसरा हो गया, 61 से लेकर 66 तक तीसरा हो गया, तो 66 से लेकर 71 तक चौथा हो जाए। उसको ऐसा लग रहा नहीं। अब यहां पर याद रखना है कि कुछ प्लान के बीच में कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि सर एक एक साल वाला प्लान भी आएगा, तो उस गैप को बड़ा ध्यान से समझना है कि कब कब ऐसा हुआ कि प्लान को बीच में रोकना पड़ा या 1 साल का प्लान लाना पड़ा। एक बात ये हुई। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, हम प्लान जब पढ़ते हैं ना, हम जितने भी प्लान पढ़ लें भाई कभी खत्म नहीं होने वाले। समझना मेरी बात क्या है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने बात की सर एक एसबीआई बैंक है हमारा। अब हम ये बैंकिंग में पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं बैंक के एक सेगमेंट में कि जो एसबीआई बैंक है वो 1 जुलाई 1955 को बना। ठीक है, ये सवाल तो हो गया समझ में आने वाली बात। लेकिन सवाल ये पूछ रहा है कि एसबीआई बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना। अब स्टूडेंट को ये लिखवाया तो नहीं जा सकता ना भाई बार बार कि सर एसबीआई बैंक हम पढ़ लेंगे एसबीआई बैंक की क्लास में, लेकिन अब ये पूछ रहा है कि बताओ कौन से 5 ईयर प्लान में बना, तो ये ऑटोमेटिक उसको पता होगा कि सर ये पहला प्लान 51 से 56 तक था, इसका मतलब ये पहला प्लान रहा होगा। या मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, अभी समझना, ये एक्चुअली आ चुका है हमारे प्रीवियस ईयर में। एक बैंक का नाम सुना है अपने, नाबार्ड के नाम से, जो कृषि के लिए काम करता है, एग्रीकल्चर के लिए। ये बना है 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को बना है। बिल्कुल करा देंगे भाई निखिल, एरर होगा, अपलोड क्या कराना, एरर होगा ठीक हो जाएगा, वो हो जाता है कई बार। तो अब क्या कहोगे सर, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर ये पता है कि 1982 में बना है, तो मुझे ये याद रहेगा कि जब मैं पढ़ूंगा छठा प्लान तो उसमें आएगा कि ये प्लान 80 से 85 के 5 साल रहा, तो ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा। तो अमूमन ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं बताऊंगा आगे कि किस किस तरह से आगे चलेगा, हर एक प्लान के बारे में डिटेल से कवर करेंगे। और जितना मैं कहूं बस उतना सुनिए, समझिए, और फिर मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चंस जब दूंगा तो हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए भाई मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, एक एक करके हम लिखेंगे। टॉपिक है हमारा आज का 5 ईयर प्लान्स के बारे में। देखो पहला प्लान जो रहा है 1951 से लेकर 1956 तक रहा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात याद रखिएगा, घनश्याम ज्यादा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा ही था शुरुआत में। चलिए, तो देखो पहला सवाल ये पूछेगा बेस्ड ऑन, यानी जो पहली योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित, इसे कहते हैं भाई हम हेरोड डॉमर मॉडल। देखो एक्चुअली क्या है, एक व्यक्ति का नाम है हेरोड और एक व्यक्ति का नाम है डॉमर, दो अलग अलग व्यक्ति हैं ये। इन्होंने कहा था पहले प्लान के बारे में, इन्होंने क्या कहा था, पहले प्लान के बारे में कहा था, इसीलिए आप क्या कहोगे सर, इसको हेरोड डॉमर मॉडल कहेंगे। अगर पूछता है कि पहली योजना किस पर आधारित थी, हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित, मॉडल पर आधारित पहली योजना थी। अगर ये पूछ लेता है कि पहली योजना में किस चीज पर ध्यान दिया गया, यानी पहली योजना का मुख्य बिंदु क्या था, तो याद रखेंगे फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी इसका मतलब यह हुआ कृषि का उत्पादन बढ़ाना और सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाना, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। पूरी बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल क्लास की, तो आप कहोगे सर पहला पॉइंट हुआ
ये हेरोड डॉमर मॉडल पर, और दूसरा मॉडल बात हुई कृषि और सिंचाई पर, इसका पूरा केंद्रित थी, कृषि व सिंचाई पर केंद्रित थी ये योजना। अच्छा, इसीलिए देखो ये सवाल आता है कि जो पहला प्लान है उसको जनरली क्या कहा जाता है? इट नॉन एज एग्रीकल्चरल प्लान। इसको क्या कहते हैं हम? पहली योजना को अगर पूछे क्या कहा जाता है, या भारत की कौन सी योजना को एग्रीकल्चरल प्लान कहा जाता है, तो याद रखना इसे कृषि योजना भी कहा जाता है। इसे कृषि योजना भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कृषि पर फोकस किया गया और सिंचाई पर। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि सर इसमें कृषि और सिंचाई की बात हुई है, देखो सिंचाई व्यवस्था कैसे अच्छी होगी मुझे बताइए। आप कहोगे सर बांध बनाए जाए नदियों पर। जब नदियों पर बांध बनेंगे और वहां से नहरें निकलेंगी तो ऑब्वियस है उसका पानी सब जगह पहुंचेगा, सिंचाई व्यवस्था में बात होगी। आराम से नोट करिएगा, दिक्कत नहीं भाई। तो मेरे भाई याद रखना, यहां पर क्या हुआ था, 3 डैम पर फोकस किया गया था। 3 डैम यानी कि जो 3 बांध है देश के, उन 3 बांध को दोबारा से बेहतर बनाया गया था। तो कई बार सवाल पूछ लेता है वो बांध कौन से थे। जैसे पहला यहां पर है भाखड़ा नांगल डैम, इसको दोबारा से बेहतर किया गया था, इसको बनाया गया और डेवलप किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध पर फोकस किया गया। दूसरा, आप जानते हैं यहां पर एक डैम आता है हीराकुंड डैम, जो उड़ीसा में आता है। दूसरा हीराकुंड बांध जो है डैम, उस पर फोकस किया गया इसमें। और तीसरा क्या गया था, दामोदर डैम। एक दामोदर नदी है, झारखंड में ये डैम पड़ता है अब, पहले बिहार में होता था दामोदर डैम। ये नदी मतलब झारखंड और बंगाल के रास्ते पहुंचती है। तो अभी पहला पॉइंट स्टार्ट किया हम लोगों ने कि पहली योजना पूछेगा हेरोड डॉमर मॉडल पर, किस पर फोकस, एग्रीकल्चर पर। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्लान कहते हैं। और 3 डैम की बात की गई। दूसरी बात समझना, अगर सवाल पूछता है कि दूसरी योजना किस पर थी, तो याद रखो दूसरी योजना थी बेस्ड ऑन फेल्डमैन। ये सवाल आता है किस पर थी, फेल्डमैन महालोनोबिस मॉडल। अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक इंडिया के हैं महालोनोबिस और एक सोवियत संघ के हैं फेल्डमैन। आपसे पूछेगा किस पर आधारित है, आप कहोगे फेल्डमैन महालोनोबिस मॉडल पर आधारित, मॉडल पर आधारित थी योजना। अगर पूछ लेता है कि जो दूसरी योजना है उसमें किस पे फोकस किया गया था, क्या चीज पर बात की गई, देखो याद रखो, पहले में एग्रीकल्चर के बारे में, हीराकुंड होगा, हीराकुंड नहीं है भाई, कुंड जो लिखा है, ठीक है भाई, इतनी आप बात समझ रहे होगे, हीराकुंड डैम हो गया वो। अच्छा, इसमें जो फोकस किया गया था वो इंडस्ट्रीज पे किया गया था, हैवी इंडस्ट्रीज पर, कि किस तरह से बड़े बड़े उद्योग लगाए जाए, इंडस्ट्रीज पर किया गया था। भारी उद्योग यानी कि भारी का मतलब बड़े उद्योगों पर केंद्रित था, बड़े उद्योगों पर केंद्रित थी ये योजना, भारी उद्योगों पर केंद्रित थी। तीसरी बात, अगर ये पूछ लेता है इस प्लान को क्या कहते हैं, इट नॉन एज, इसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल प्लान। यानी दूसरी योजना को क्या कहते हैं हम, पहले को एग्रीकल्चरल कहते हैं और दूसरे को इंडस्ट्रियल कहते हैं सर। इसे औद्योगिक योजना भी कहा जाता है, इसे औद्योगिक योजना भी कहा जाता है। अब इसमें क्या करा गया, देखो ध्यान समझो, पहले प्लान में 3 डैम बनाए गए सिंचाई व्यवस्था को अच्छा करने के, दूसरे वाले में 3 जो है वो स्टील प्लांट लगाए गए, क्योंकि स्टील प्लांट जो है बड़े उद्योगों में आते हैं। 3 क्या करे गए सर, 3 स्टील प्लांट लगाए गए। अब सवाल वही पूछेगा, ये 3 स्टील प्लांट कौन कौन से हैं, देखो उसमें से एक का नाम है भिलाई स्टील प्लांट। अब आप जानते हो ये भिलाई स्टील प्लांट है, ये कहाँ पड़ता है सर, आज के समय ये छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में होता था, क्योंकि मध्य प्रदेश का हिस्सा काटकर छत्तीसगढ़ बना है ना भाई, इतना समझ लो। डैम मतलब बांध जो नदियों पर होगा। अच्छा, दूसरा है हमारा दुर्गापुर। अब आप जानते हैं दुर्गापुर यानी दुर्गा पूजा कहाँ होती है, मुझे बताइए। तो दुर्गा पूजा बंगाल में होती है और दुर्गापुर प्लांट जो है वो बंगाल में ही है।
अच्छा, तीसरा जो है वो है राउरकेला स्टील प्लांट। अब देखो राउरकेला कैसे याद रखो, आप ध्यान समझो सर। अभी हमारे देश में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है, और ये देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बना है, जो उड़ीसा में आता है। तो आज के समय में भिलाई वाला प्लांट छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वाला बंगाल में है, और राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है। ये तीन प्लांट बने, इससे पता चलता है कि हमें इसमें इंडस्ट्री पे बात की गई और इसमें एग्रीकल्चर पर बात की गई, बांध बनाए गए। अब आराम से नोट कर लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन लिखना भी है, समझना भी है, और जब सवाल आएगा तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा। इसको नोट करिए पहले। चलिए भाई, नोट्स लगातार मिल रहे हैं भाई, नोट्स लगातार मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई, चलिए, अच्छी बात है सोनाली, थैंक यू, अन्वेश, प्रिंस, एवरीवन। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो एक बार डन कर देंगे भाई, एग्रीकल्चर प्लान और दूसरे को इंडस्ट्रियल प्लान या इंडस्ट्रीज कहते हैं। चलिए भाई, अच्छा, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे बात करनी है। ये किस मॉडल पर आधारित है, कौन सी योजना भाई? दूसरी का नाम है फेल्डमैन महालो नोबिस, फेल्डमैन महालो नोबिस, फेल्डमैन महालो नोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक है। चलिए, फेल्डमैन महालोनोबिस मॉडल, और ये थी हेरोड डॉमर मॉडल, जो कि पहली योजना थी। चलिए भाई, ये सेकंड प्लान था, 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1960 तक। चलो कोई नहीं, कुछ दिक्कत हुई है इसमें, तो 61 तक। और जो पहला था 1 अप्रैल 1951 से 1956। चलो भाई, डन हो गया यहां तक। अब मेरी बात समझो, देखो इसी तरह हमें सारे प्लान कवर करने हैं। अब आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, अब मेरे साथ साथ कभी लिख भी सकते हो भाई, भूल नहीं सकते हैं। चलिए, अब मेरे साथ साथ लिख सकते हो भाई। अब देखो, जो तीसरा प्लान था वो 61 से लेकर 66 के 3 साल चला। अब ध्यान से सुनना पहले। अब सवाल है कि इस मॉडल को किस पर आधारित था? इसे कहते हैं बेस्ड ऑन चक्रवर्ती मॉडल। इंडिया के एक अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है चक्रवर्ती, सुखमोय चक्रवर्ती है पूरा नाम। तो ये चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है, पहली बात, चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये जो प्लान था हमारा, इसे कहा जाता है कि ये सेल्फ रिलायंस पर था, कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों पर ध्यान देना, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस। इस पे ध्यान देना है, सेल्फ रिलायंस पर, यानी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था, आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी ये योजना। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पर काम कर, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन एक्चुअली अगर बात की जाए, ये जो प्लान रहा हमारा, ये प्लान सबसे असफल प्लान हुआ है हमारा। क्यों? याद रखना भाई, ये प्लान है लोएस्ट ग्रोथ रेट एवर। यानी अगर ये पूछा जाए कि भारत को सबसे कम
सबसे कम जो ग्रोथ रेट मिली है वो कौन से प्लान में मिली है, तो आप याद रखना सर तीसरा प्लान सबसे खराब प्लान था। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं ऐसा क्यों हुआ था, बताइए। देखो इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि 1962 में हमारी चीन से लड़ाई हुई थी, 1965 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी। हमने दो वॉर देखे थे लगभग 3 साल के अंदर, और हमारे देश में सूखा भी पड़ गया था। अब जानते हैं जब सूखा पड़ जाता है एग्रीकल्चर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और एग्रीकल्चर पर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं क्योंकि रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है और इंडस्ट्रीज में ही सर्विस की जरूरत पड़ती है। यानी पूरी तरह से असफल जो हुआ था, यानी ये जो प्लान था न्यूनतम विकास समृद्धि दर आज तक की रही है जो सारे 12 में से सबसे ज्यादा प्लान न्यूनतम समृद्धि दर, मिनिमम ग्रोथ रेट जो रही है जो कि 2.8% थी अब तक की, वो सबसे कम थी। अच्छा, इसीलिए अगर ये पूछे कि किस योजना को असफल प्लान माना जाता है तो याद रखना इट इज ए अनसक्सेसफुल। इसी को हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा असफल प्लान कौन सा रहा, अनसक्सेसफुल प्लान, यानी असफल योजना रही है यह तीसरी वाली योजना। रीजन भी पूछ लेता है कई बार। अब आप कहें किस लिए, तब कहें ना युद्ध और सूखे के कारण, युद्ध व सूखा पड़ गया था, सूखे के कारण ये देश मतलब पूरी तरह से पीछे हो गया। आपको याद होगा इसीलिए जब देश में सूखा पड़ गया था और कोई चीज डेवलप नहीं हो रही थी तो उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। देखो ये सारे रेवोल्यूशन भी आते हैं एग्जाम में जीके के अंदर, जीके के अंदर ये रेवोल्यूशन भी आते हैं। तो मुझे बताना सर ये जीके के लिए करंट अफेयर, अभी तनु बाद में बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन 1965-66 में शुरू हुआ था जो कि तीसरी योजना में समय था। तो हिंदी में क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं सर। हरित क्रांति की शुरुआत इसी योजना के समय शुरुआत हुई। अच्छा, अब इस योजना को जब बनाया गया था याद रखना उस समय जो प्लानिंग कमीशन था उसके डिप्टी चेयरमैन का नाम डॉक्टर D.R. गाडगिल था। इट नॉन एज गाडगिल प्लान। इस योजना को गाडगिल योजना कहते हैं, नॉन एज गाडगिल प्लान। इसे गाडगिल योजना कहते हैं। गाडगिल एक इंसान का नाम है, इसे गाडगिल योजना कहते हैं या योजना भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे गाडगिल योजना, कौन है गाडगिल? मैं चाहूं तो ब्रैकेट में नाम लिख देता हूं उनका, डॉक्टर D.R. गाडगिल एक व्यक्ति थे जो डिप्टी चेयरमैन थे उस समय, उनकी वजह से इसका नाम गाडगिल पड़ा था। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, बहुत गहराई से समझना बात, कि सर बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचरों ने चौथी योजना को गाडगिल बताया हुआ है, अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो। अब सवाल यह है कि कंफ्यूजन मैं बता दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में मिलता है तीसरी योजना तो वो ठीक है, ऑप्शन में मिलता है चौथी योजना तो वो भी ठीक हो जाता है। अब मिलते हैं दोनों ऑप्शन में, तब क्या करोगे? तो याद रखना जब कभी ऐसी स्थिति हो कि दोनों मिल जाए अगर, तो एसएससी और बाकी जो हमारे बोर्ड होते हैं यूपीएससी, एसएससी और रेलवे और जो बाकी एग्जाम कंडक्ट करती है संस्थाएं, उन्होंने एग्जाम के आंसर की अगर आप देखें प्रीवियस में कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो हमेशा उन्होंने तीसरी योजना को ही गाडगिल योजना माना है। इसलिए मैं कह रहा हूं तीसरी ही मानी जाएगी। जब कभी दोनों में कंफ्यूजन हो जाए तो हम किसको मानेंगे, यूपीएससी, एसएससी और जो स्टेट के बोर्ड है वो क्या आंसर मान के चलते हैं। अच्छा, अब इस योजना के बाद जब सूखा पड़ गया देश में, अब देश के पास पैसा नहीं रहा, युद्ध की स्थिति में था, तो अब आप उसे क्या कहोगे? तब आप उसे कहिएगा ध्यान से कि सर इसके बाद हमने कोई योजना नहीं बनाई। इसके बाद क्या हुआ, तो तीसरी योजना के बाद हमने कुछ समय के लिए प्लान को रोक दिया था और उस समय को बोलते हैं प्लान हॉलिडे, उस समय को बोलते हैं योजना अवकाश। याद रखिएगा तीसरी योजना के बाद हमने क्या लिया था सर, योजना अवकाश लिया था। 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष जो है, 3 साल 3 वर्ष जो है तीसरी योजना के बाद 3 वर्ष तक हमने कोई योजना नहीं बनाई। इस समय को योजना अवकाश कहते हैं, यानी 3 प्लान बनाए 1-1 साल वाले, उनको लिखा नहीं जाता, छोड़ देंगे। अच्छा चलिए भाई, था बिल्कुल था भाई मोनो, देखिए ध्यान से,
तो ये हॉलीडे पीरियड हो गया था, अवकाश। इसके बाद चौथी योजना 69 से आई थी 74, इसीलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ध्यान से करेंगे। अच्छा, इस योजना में क्या किया गया, इसको आधार बनाया गया बेस्ड ऑन अशोक रुद्र मेनन मॉडल। अशोक रुद्र मेनन मॉडल, अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी योजना। मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, इस योजना में जो मेन मुद्दा था वो था प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस। मेरी पूरी बात समझिएगा ध्यान से, प्रोग्रेसिव यानी सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाया इन्होंने। जो तीसरे में था फिर वो चौथे में दोबारा से लेकर आए, प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। दो चीजों पे बात की गई। देखो याद रखना 2023 के पेपर में ये सवाल आया हुआ है, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी वाला सवाल 2023 के पेपर में आया हुआ है, याद रखना। तो आप क्या कहोगे, प्रगतिशील आत्मनिर्भरता, वाह, समृद्धि के साथ स्थिरता, या स्थिरता के साथ विकास या समृद्धि पर केंद्रित थी योजना, कि हमें स्टेबिलिटी भी लानी है, ग्रोथ भी करनी, हमें सेल्फ रिलायंस को और आगे लेके जाना है। ये चौथी योजना। अच्छा, अब इस चौथी योजना के अंदर बस दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वैसे याद रखिएगा 69 से लेकर 74 के बीच में अगर हम देखें तो एक दो कानून बने थे, उन कानून को याद किया जा सकता है, अदरवाइज तो कुछ जरूरत नहीं है। तो इस 69 से लेकर 74 के बीच में एक कॉन्सेप्ट आया था जिसको कहते हैं लीड बैंक स्कीम। हम बैंक वाले सेगमेंट में इसको पढ़ते हैं, लीड बैंक स्कीम कहते हैं सर। लीड बैंक स्कीम थी एक, हिंदी में भी यही कहते हैं, लीड बैंक योजना, जो इस समय के दौरान आई थी। लीड बैंक योजना जो 1969 में आई थी, लीड बैंक योजना जो 1969 में आई थी। देखो क्या होता है समझा देता हूं, बैंकिंग में हम इस पे बात कर लेते हैं जनरली। देखो जिस तरह से कुछ एरिया होते, कुछ जिले होते हैं सर, हमारे देश में अभी 700 से ज्यादा जिले हो चुके हैं, हम कुछ कुछ जिलों का एक लीडर बैंक बना देते हैं, यानी जिला स्तर पर एक लीडर बैंक बनाना, इसको लीड बैंक कहा गया। अभी फिलहाल याद रखना, जो कि 69 में यानी कि इस योजना में है। और 19 जुलाई 1969 ये सवाल भी आ चुका है ऑलरेडी, जब भारत में पहली बार जो बैंक थे हमारे उनको प्राइवेट को सरकारी बनाया था। मैंने बताया आपको कि सरकारी को प्राइवेट कर सकते हैं और प्राइवेट को सरकारी कर सकते हैं, तो पहले प्राइवेट को सरकारी किया जाता था। और 19 जुलाई 1969 को 69 में 14 बैंक ऐसे थे जिनको नेशनलाइज किया गया था, यानी कि जिनको प्राइवेट से सरकारी बनाया गया था। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये घटना अगर पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो जवाब है चौथी योजना की। नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे भाई।
सॉरी, सॉरी भाई, वॉइस आ रही होगी मेरी। तो अभी मैंने जो बात बताई है सर, हमने फर्स्ट सेकंड किया है, थर्ड फोर्थ कर लिया, पांचवी योजना बेस्ड है डीपी धर मॉडल पर, ठीक है। और इसमें गरीबी और इन्फ्लेशन पे बात की गई, निर्धनता और महंगाई पर बात की गई। अच्छा, अब याद रखना इसी में एक पॉइंट आता है सर, गरीबी हटाओ का नारा किस में दिया गया था? तो ये पूछे कौन सी योजना में दिया गया था, याद रखना गरीबी हटाओ स्लोगन का इस्तेमाल किस योजना में किया गया था? तो याद रखना हिंदी में गरीबी हटाओ का नारा इसी योजना में आया था। इसी योजना में याद रखना देश में बहुत सारी चीजें हुई थी, और देश में पहला रूरल बैंक, यानी पहला ग्रामीण बैंक इसी योजना में खुला था। पहला रूरल बैंक मतलब ग्रामीण बैंक जो था देश में सबसे पहला, गांव के लिए अलग से बैंक होते हैं, इनको ग्रामीण बैंक कहते हैं, वो इसी योजना में बना था, उसका नाम है प्रथमा बैंक। जो यूपी के मुरादाबाद में बना था वो इसी योजना में बना था, प्रथमा बैंक। ये देश का पहला ग्रामीण बैंक था, और याद रखना ये इसी योजना में बना था। अच्छा, ये जो योजना चल रही थी, इस योजना में एक्चुअली मैं बताऊं, अब ध्यान से सुनना, कांग्रेस अपना चुनाव हार गई थी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। पॉइंट को क्लियर करिएगा, जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और नई सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की सरकार, पहली बार कांग्रेस जो है वो चुनाव हार गई थी और पहली बार नॉन कांग्रेसी पीएम बने थे, तो इस योजना को एक्चुअल में एक साल पहले खत्म कर दिया। मेरे शब्दों को समझना, वो कौन सी योजना है जो 4 वर्ष चली थी, वो कौन सी योजना है जिसको एक साल पहले खत्म कर दिया था, जिसको निर्धारित समय से पहले खत्म कर दिया था? सबका जवाब है पांचवी योजना। लेकिन जब इंदिरा गांधी दोबारा पीएम बन गई थी, तो इंदिरा गांधी ने इसका टाइम फिर से 79 करा दिया था, इसीलिए नाम इसका 74 से 79 ही होगा, लेकिन बीच में पहले इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले इसको खत्म कर दिया था, बाद में दोबारा से बना दिया। यानी अगर ये पूछे इट एंड 1 ईयर बिफोर, इस योजना को एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था, एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने फिर वही करा दिया। लेकिन अगर पूछे कौन सी योजना को एक साल पहले कराया था, तो वो चौथी योजना थी। अच्छा, इसीलिए ध्यान से समझना सर, इस चौथी योजना के बाद यहां पर जो जनता पार्टी द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, रोलिंग प्लान, जनता पार्टी इंट्रोड्यूस रोलिंग प्लान। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करा था 78 में, लेकिन वो चल नहीं पाया। रोलिंग प्लान मतलब अनवरत योजना। जनता पार्टी ने, जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, ने रोलिंग प्लान शुरू करा। रोलिंग प्लान मतलब जो बार बार होगा, शुरू किया, लेकिन ये शुरुआत हो नहीं पाई। ये प्लान 78 से लेकर 80 तक चल पाया, क्योंकि सरकार बीच में गिर गई। अब इसको ना समय को मत याद रखिएगा सर, 78 से 80 ये कॉन्सेप्ट होता है। प्लान ये कोई 2 साल या 5 साल वाली बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट ये है, ऐसा प्लान जिसको हर साल देखा जाएगा, उसको रोलिंग कहा जाता है, समझना भी। तो सर यहां तक तो चलेगा 79 तक, तो उसके आगे का एक साल ध्यान से समझना मेरी बात। तो हमने उसके लिए एक एनुअल प्लान बनाया, वार्षिक योजना बनाई, और वो वार्षिक योजना बनी 79 से 80 तक। देखो, मैंने आपसे ये कहा कोई भी योजना जो होगी वो या तो 1 साल की होगी या 5 साल की होगी। पांचवी योजना के बाद 1 साल गैप जो हुआ था, उसको 1 साल की योजना बनाएंगे पहले तो। अब ये जो 2 साल है 78 टू 80 वाले, ये कॉन्सेप्ट वाइज है, यानी इसका मतलब रोलिंग प्लान में पांचवी योजना का 1 साल, पांचवी का 1 साल, और जो एनुअल प्लान था उसका 1 साल, 2 साल ऐसे थे जो जनता पार्टी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले, पांचवी का 1 साल और 1 साल एनुअल वाला। अच्छा, छठी योजना जो लाई गई, अब इसमें बहुत कुछ नहीं है, 1-2 लाइन याद कर लो बस। इसमें कोई बेस्ड नहीं था, इसे फोकस किया गया था
कि हमें मॉडर्नाइज करना है, चीजें आधुनिक बनानी है, आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया था, और तकनीकी तौर पर प्रगति करनी है, टेक्निकल एडवांसमेंट, तो इस पे ध्यान दिया गया था। इस पे ध्यान था, याद रखना, आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास पर। आधुनिकीकरण व तकनीकी विकास पर केंद्रित था। इसी योजना में याद रखना, दूसरी बार, याद करना, दूसरी बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सेकंड बार में, दो ही बार हुआ है टोटल, 15 अप्रैल 1980 को, क्योंकि मैंने बताया इंदिरा गांधी फिर से पीएम बन गई थी, और इंदिरा गांधी फिर से पीएम पता चल गई। चलिए भाई सौरभ सर, ये 79 तक ही था ना? बिल्कुल 79 तक था। मैंने ये कहा कि मोरारजी देसाई ने 78 में इसको बंद करा के अगला शुरू कर दिया था, लेकिन जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने पुराना ही चलाया, नए वाले को बंद कर दिया था। बस ये बात दिमाग में रखना। तो 79 ही होगा। वैसे पूछ सकता है 78 में कौन सा खत्म हुआ था, ऐसे करके, तो भी पांचवा मान लेंगे। तो ये जो था सर, यहां पर 6 बैंक जो थे उनको फिर सरकारी बनाया गया था, 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था, सरकारी बनाया। अगर ये पूछे कौन सी योजना में था, तो आप कहेंगे फिर ये था छठी योजना में। और एक और आता है एग्जाम में, बार बार आता है, जो मैंने अभी बताया आपको, वो अब बताया क्या मैंने, कि 12 जुलाई 1982 को क्या बना था। बस ये 3 बातें याद रखना, इसके अलावा नहीं आता इसमें। 12 जुलाई 1982 को सर नाबार्ड बना था, हिंदी और इंग्लिश में इसको नाबार्ड कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है भाई। अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको कम से कम 15-20 सवाल दिखाऊंगा। आप इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें 12 कंप्लीट करने, अभी 6 हो गए हमारे, 6 हो चुके हैं भाई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सौरभ, कोई बात नहीं, मुझसे चेक कर लेंगे एक बार, और मैं इन्फॉर्म कर देता हूं भाई। चलिए भाई, सौरभ हमसे चेक करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं सर, 7वीं और 8वीं, और उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं। देखो 7वीं योजना, 7वीं योजना में फोकस किया गया था रीजनल इनइक्वालिटी, यानी जो क्षेत्रीय असमानता है, फोकस ऑन रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटी। जो क्षेत्रीय असमानता है, क्षेत्रीय इम्बैलेंस है, उसको हमें क्या करना है, उस इनइक्वालिटी को दूर करना है। यानी 7वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय असमानता को कम करना या दूर करना। यानी कोई क्षेत्र बहुत डेवलप है, कोई बिल्कुल नहीं, उसको कमी को दूर करना, और सबको बराबर डेवलप करना। बात समझना, रीजनल इनइक्वालिटी को डेवलप करना, को बढ़ाना। अच्छा, इस योजना में क्या हुआ, ध्यान से देखो। 1985 में जब इंदिरा गांधी का
हत्या हो चुकी थी 84 के अंदर, एक योजना आई थी जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, इंदिरा आवास योजना। अगर ये पूछ ले इस योजना को किस वर्ष में लाया गया था या फिर किस प्लान में लाया गया था, तो 1985 में आई थी इंदिरा आवास योजना। इसी समय में एक और बात याद रखना, इसी समय में 1986 में पहली बार हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कंज्यूमर राइट्स की बात की गई, एक कानून लाया गया था जिसमें बहुत सवाल आते हैं आजकल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी जो आपको देखते हैं ना कि अगर कोई ग्राहक के साथ कुछ भी गलत बिहेव होता है तो उसके लिए वो कंप्लेंट कर सकता है उपभोक्ता अदालत में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ठीक है, तो ये जो अधिनियम लाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। लेकिन याद रखना इसके बाद चुनाव हार गई थी, ये किसी पर बेस्ड नहीं था। पांच छठा, चलिए मेरे भाई, तो बात समझिएगा। तो ये आया। अच्छा, इसके बाद देखो इंदिरा गांधी फिर चुनाव हुआ, तो इसके बाद जो आया वो एनुअल प्लान आया, क्योंकि इसके बाद फिर से वार्षिक योजना लाई गई 1990 से 91 तक। तो वार्षिक योजना आई थी 1990 से 1991 तक, और एक बार और वार्षिक योजना आई थी 1991 से 1992 तक। यानी अब देखो कितनी बार गैप हुआ है सर, एक बार 3 बार गैप हुआ, फिर 1 साल का गैप हुआ, फिर 2 बार गैप 2 साल का हुआ। इसीलिए मैंने बताया टोटल कितनी बार गैप हुआ, 6 साल का गैप हुआ है। इसीलिए आप ध्यान से देख लो इसे, इसके बाद कभी नहीं हुआ। अच्छा, छठी और सातवीं किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, आठवीं योजना में पूछ लेता है ये योजना जो है आठवीं, एट्थ प्लान जो था वो किस पर आधारित था? जो एट्थ प्लान है वो किस पर आधारित था? चलिए, तो इसमें आप याद रखेंगे सबसे पहले इसमें क्या कहा गया। आठवें प्लान का मेन फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि हमें मानव संसाधन विकास जो है उस पर काम करना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास पर आधारित था। जो योजना लाई गई थी मानव संसाधन विकास पर थी। अच्छा, उस समय हमारे देश में याद रखना जो इकोनॉमी है मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। उस समय जो हमारे देश की इकोनॉमी है याद रखना उसमें बहुत चेंज आया था, क्योंकि मैंने कहा ना चीजों को जोड़ना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। 6 और 7 किसी पर आधारित नहीं थी, एक एक साल। चलिए, अच्छा अब इसमें याद रखना कि अगर ये पूछे कि इसमें क्या हुआ था, तो देखो हमारे देश में नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति जो लाई गई थी, क्योंकि आपको पता ना मनमोहन सिंह जी के समय बदलाव किया गया था, जब पीवी नरसिम्हा राव थे तो उसको इंप्लीमेंट किया गया था। नई आर्थिक नीति लागू इसी समय हुई थी। नई आर्थिक नीति लागू हुई थी इसी समय, लागू हुई। तो इस समय बहुत सारी योजनाएं आई थी, लेकिन मुख्य तौर पर भारत जो बदला है ना वो इसी योजना से बदला है, और भारत में जो डेवलपमेंट है वो इसी योजना में शुरू हुआ। तो सब चीजों पे ध्यान दिया गया इस योजना के अंदर। इस योजना को कभी कभी राव मनमोहन प्लान भी कहते हैं। इसको इट कॉल्ड राव मनमोहन प्लान। राव कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और मनमोहन कौन है? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि राव मनमोहन मॉडल क्या था।
तो इसे राव मनमोहन प्लान भी कहते हैं। क्यों? इसे राव मनमोहन योजना भी कहते हैं, उन दोनों ने मिलकर बनाया था। राव मनमोहन योजना भी कहा जाता है, यह भी कहते हैं। अच्छा, ये याद रखना, इसी ने भारत की तरक्की शुरू हुई थी एक्चुअल में। सारा डेवलपमेंट जो है वो इसी योजना के समय हुआ था। अच्छा, चलिए इसे नोट करिए भाई जल्दी से। तो इसे कई बार बोलते हैं कि जॉन मिलर मॉडल जो है उस पर आधारित है, बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो कई बार ये पूछ लेता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिए कि किस पर है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित इस योजना को। छठी और आठवीं फसाती को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इसमें एलपीजी किस में होगा सर, एलपीजी इसी में होगा। जो कंप्लेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कैन आई कंप्लेंट इन कंज्यूमर, पीयूष दैट नहीं, द पॉसिबिलिटी बट ही इज नॉट इन। चलिए मेरे भाई पीयूष भाई, बिल्कुल कर तो सकते हैं भाई, भाई अधिकार तो है, लेकिन ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल अच्छे नहीं रहेगा। वैसे कर सकते हैं, नो डाउट, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो अवकाश 6 साल तक कौन का था, बिल्कुल वो एक एक करके मैंने बताया। अच्छा, इसी को आपने आठवीं योजना का। अब जल्दी से 4 कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। जल्दी से 4 और लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं भाई। चलो भाई, क्वेश्चन भी बेहतरीन वाले होंगे। अच्छा, अब देखो जो नवी योजना थी, बस दो दो लाइन याद करनी है। उसमें क्या था, फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसमें कहा गया था कि हमें सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, सामाजिक न्याय व समानता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय व समानता को बढ़ावा देना है। इस योजना को आजादी के 50वें वर्ष में शुरू हुई थी। इट स्टार्ट ऑन 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक बार सवाल आया था एग्जाम में कि आजादी का जो 50वें वर्ष मना रहे थे, तब कौन सी योजना शुरू हुई थी। आजादी के 50वें वर्ष में योजना शुरू हुई थी, याद रखना। अच्छा, इस योजना में बहुत सारी चीजें आएंगी अलग अलग समय पर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, एक योजना आई थी जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। आपने देखा होगा ना, जो पहले टीवी पर बहुत एडवर्टाइज आता था, हमेशा हम देखते थे कि सभी को शिक्षा देनी है। अब इसका नाम बदल गया है वैसे, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था राजस्थान से, मतलब राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था राजस्थान से, है ना। और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान, यानी सबको पढ़ाने का अधिकार। चलो भाई, चलिए भाई, अवकाश बता, पर आप तो एक योजना अवकाश मैंने बताया। देखो सौरभ, 3 साल का 3 योजना के बाद, फिर 5वीं के बाद 1 साल हुआ, देखो 4 हो गए, फिर 7वीं के बाद 2 साल, 6 हो गए भाई। देखो चेक करो एक बार सर, ये शिक्षा अभियान। अच्छा, एक आया था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो गांव में सड़कें बनाई जाती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण
सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना या ग्रामीण सड़क योजना, इसको सन 2000 में लाया गया। 2000 में ये योजना आई। ठीक है। अच्छा, जो 10वीं योजना थी उसका काम क्या था? फोकस ऑन, ये क्या था? इक्विटेबल डेवलपमेंट। इसमें कहा गया था इक्विटेबल डेवलपमेंट, समानवीय विकास पर केंद्रित था ये, कि सबके समान अवसर होने चाहिए, विकास के समान अवसर होने चाहिए। समानवीय विकास पर केंद्रित थी योजना, समानवीय विकास पर केंद्रित थी योजना। जो हमारी 10वीं योजना थी 2002 से लेकर 2007 तक थी। अच्छा, ये जो 10वीं योजना थी, याद रखना 2005 में एक योजना आई, एक कानून आया था, NREGA। जब मैं सरकारी योजनाएं बताऊंगा आपको ना, तब इसके बारे में पढ़ाऊंगा, आपने सुना भी होगा। और मुझे ये लगता है कि जितनी योजनाएं आप पढ़ोगे ना, उन सभी में जो एनुअल बताया वही है। नारायण, मेरी भाई बात ध्यान सुनना। सर, नरेगा कानून आपने पढ़ाएंगे या नहीं? 100 दिन रोजगार की गारंटी वाला प्लान होता है एक, जिसको नरेगा या मनरेगा भी कहते हैं, वो आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन ये 2005 में आया था। और 2005 में ही एक योजना आई थी जिसका नाम है भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना, ये भी आपके पास 2005 में आई थी। भारत निर्माण योजना भी 2005 में आई थी। तो ये योजना 2007 तक चली है, जिसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कि समानवीय विकास पर केंद्रित, कि सभी को समान अवसर मिले, और ये दो योजनाओं की भी शुरुआत की गई। ठीक है भाई, चलिए। नवी योजना का क्या था? सामाजिक न्याय और समानता है। आजादी का 50वां वर्ष था, 97 था। 2001 में एक योजना आई थी, तो 2000 में भी एक योजना आई थी, और उसके बाद ये। चलिए, एक बात और करते हैं सर, 2 पॉइंट और लिखवाता हूं, और चलिए जी, ये सब भी आज वाली क्लास में मैं एक बार चेक करता हूं भाई उससे, और कोई दिक्कत है नहीं। वो एक जगह ऐसा हुआ है बस, महेश, वो एक्चुअली ऑफ रह गया था माइक, अदरवाइज तो कुछ भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, एक बार चेक करेंगे भाई। चलिए, एक आखिरी बात, एक लास्ट बात और सुन लीजिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन पर आऊंगा मैं। देखो, जो 11वीं योजना थी, इसका टाइम 7 से 12 तक था। इसमें फोकस किया गया था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरी बात समझना, फिर लिखना भी। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल क्या होता है? जो वर्तमान और भविष्य दोनों को पूरा करे। याद रखना, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में कहेंगे समावेशी और सतत विकास पर केंद्रित थी। समावेशी व सतत विकास है हमारा, केंद्रित थी ये योजना। इस योजना में 2007 में, 2009 में राइट टू एजुकेशन, RTE आप कहते हैं ना, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, ये 2009 में आया था, इसी योजना के समय। और इसी योजना में याद रखिएगा 2000 सर्वाधिक ग्रोथ रेट, सर्वाधिक समृद्धि दर जो अब तक रही है 8%, वो 11वीं योजना में रही है। 12वीं का डेटा आया नहीं। सर्वाधिक समृद्धि दर जो रही है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, वो 11वीं योजना में मानी जाती है। अब तक की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रही है। ठीक है, लग 8% की, तो सबसे ज्यादा रही, वो भी 11वीं योजना में हुई। सबसे कम तीसरे में हुई थी, सबसे ज्यादा 11वें में हुई थी। और याद रखना इसमें कि 2012 तक ये योजना चली है, और इसमें कई सारी अलग अलग योजनाएं आई थी। इंपॉर्टेंट क्या है? जो 12वीं योजना थी उसका फोकस था फास्टर
यानी उसी को आगे बढ़ाया है 11वें को, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 12वीं योजना में लाया गया था। तीव्र, अधिक समावेशी व सतत विकास, अधिक समावेशी व सतत विकास। समावेशी मतलब सबको मिलाकर, व सतत विकास पर केंद्रित थी ये योजना। अब इसके अंदर जो सारी ज्यादातर चीजें हैं वो मोदी जी के कार्यकाल की हैं। 2013 में एक कानून आया था, राइट टू फूड, यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। 2014 में आपको याद होगा जनधन योजना आई थी। 2014 में यानी 12वीं योजना में जनधन योजना मोदी जी लेकर आए थे। सब योजनाओं में पढ़ोगे आप मेरे साथ, ठीक है। 2015 में या 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान आया था। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया था। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बस इस तरह से आपको याद करना है सर। आप एक काम करिए, 1 मिनट आप इसको लिख लीजिए आराम से, फिर मैं आपको एक एक सवाल, देखो इंक्लूसिव मतलब सारे सेक्टर में मिलाकर, मींस कहने का है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब के बारे में। राइट टू एजुकेशन 2002 में आया था, नहीं 2002 में तो मेरे भाई 83वां 83 आई थिंक, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, पॉलिटी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन वो एक आया था 2002 में। वो एक अमेंडमेंट हुआ था, संविधान का अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत राइट टू एजुकेशन की बात की गई, पर एग्जैक्टली कानून 2009 में आया था। और सस्टेनेबल मतलब जो वर्तमान और भविष्य, मतलब आपने देखा होगा ना आजकल ये कहते हैं भाई हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए चले, वो सस्टेनेबल होता है, उसको सस्टेनेबल इंक्लूसिव सबको मिलाकर कहते हैं। चलिए मेरे भाई, बिल्कुल 86वां था दिल्ली, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो किस चीज की, देश के डेवलपमेंट की, देश के डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट होती है जो सबसे ज्यादा थी। सर ये 12 की 12 योजनाएं बताई आपने, लेकिन अब इस पे सवाल बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। चलिए देखेंगे भाई कौन कितनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करता है। चलिए भाई, आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ना बस सॉल्व करने हैं अब जल्दी से। आप इनको करके दिखाइए, मुझे बताइए भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर के 7 ABCD लिखिएगा भाई, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे फिर, और मैं भी नहीं समझ पाऊंगा आपने क्या आंसर किया। पहली योजना बताइए, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया की किताब के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया है सर, ऐसे ही पूछा जाएगा। अच्छा, अगर इनको हमें सही क्रम में बताना हो तो सही क्रम क्या होगा बताइए। अब इसको सही क्रम में बताइए भाई। देखो, प्लानिंग कमीशन बना था सर 1950 में, नई पॉलिसी लागू हुई थी 91-92 में,
नीति आयोग बना है 2015 में, 12वीं योजना शुरू हुई है 2012 में और 17 तक चली है। अब आपको बस सीक्वेंस करना है, तो कितना भी टिपिकल सवाल हो भैया, आपका क्या फर्क पड़ता है? हमें हमें तो सीक्वेंस करना आता है सर। ये पहला हो जाएगा, उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये हो जाएगा, नंबर दे देंगे भाई। सभी लोग बताओ मुझे, बात प्रॉपरली समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन क्या होगा? 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताना भाई। चलिए भाई तरुण, 12वीं का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो सर, यहां पर जो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, हाँ ये जरूर था, ये 11वीं का था। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल 11वीं का था। फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव, ये 12वीं का था। ये था 12वीं का एग्जैक्टली। तो 11वीं का पूछेगा तो बी, और 12वीं का पूछेगा तो सी होगा। मुझे सभी का कमेंट चाहिए भाई जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कमेंट आना चाहिए भाई, ठीक है? कहीं से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 11वें में था ये और 12वें में हो गया इस तरह। देखो इस सवाल में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सवाल को सोचना है, सेल्फ रिलायंस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सेल्फ रिलायंस की बात की गई है, आत्मनिर्भरता। मैंने क्या बताया था? देखो आत्मनिर्भरता तीसरे में था और चौथे में था प्रोग्रेसिव आत्मनिर्भरता, यानी प्रगतिशील। या तो तीसरा मिलेगा या फिर चौथा मिलेगा। तीसरा है नहीं ऑप्शन में, इसलिए मैं चौथा मान लूंगा। तीसरा नहीं है इसलिए मैं चौथा मान लूंगा, वरना तीसरा मान लेता। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है आपके पास, उसमें मान लिया जाएगा एग्जाम्पल के साथ। इसमें वो कौन सा टाइम है जो किसी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है? वो कौन सा टाइम पीरियड है जो किसी भी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है भाई? ठीक है भाई, तो देखो 69 से 70 ये चौथे प्लान में था। 2003 से 2004 तक ये 10वें प्लान में था, है ना? 8 से 9 ये 11वें प्लान में था। 91 से 92 किसी प्लान में नहीं था। 91 92 किसी प्लान में नहीं। 90 91 और 91 92। दूसरी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने निर्धारित किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने निर्धारित किया था? तो आप क्या कहोगे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना महालोनोबिस फेल्डमैन थी। महालोनोबिस फेल्डमैन पर थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान एम्फेसाइज ऑन, एनुअल मतलब एक साल का। जब बीच बीच में सरकार बदली या किसी और कारण से, युद्ध के कारण गैप हो गया बीच में, तो एक साल की योजना बना दी गई, उसको एनुअल कहते हैं या गैप कहते हैं उसे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर थी? तो याद रखना, लार्ज इंडस्ट्रीज पर, बड़े बड़े उद्योगों पर थी दूसरी योजना। किस पंचवर्षीय योजना में विकास की दर न्यूनतम रही है? किस पंचवर्षीय योजना में विकास की दर न्यूनतम रही है, सबसे कम रही है? तो विकास की दर सबसे न्यूनतम तीसरी योजना में, उसको सबसे असफल प्लान मानते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति जो बनी थी, राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी 1938 में, उसका अध्यक्ष कौन बना था? राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी जो 1938 में बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे सर।
तीसरी योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? प्लान, स्कीम एंड अभियान। देखो, एक्चुअली प्लान तो एक टाइम पीरियड का हो गया सीमा, यानी जो तो प्लान चल रहा है कि एक प्लान लेकर आए। स्कीम एक स्पेसिफिक होती है, किसी उद्देश्य के लिए लेकर आई जाती है। ये तो बात अलग हो गई बिल्कुल, स्कीम तो अलग चीज हो गई। जैसे स्वच्छ भारत अभियान आया, अभियान जो होता है ना उसमें हमेशा डेडलाइन होती है कि इस दिन शुरू होगा और इस दिन खत्म होगा। चलिए भाई, भाई सेजल ये तो आपको ध्यान देना है ना भाई थोड़ा सा। तो आपने कहा सूखा और युद्ध के कारण ये फेल हो गया। तीसरी योजना के बाद हमने छुट्टियां क्यों ली थी? जनरली तीसरी योजना के बाद प्लान क्यों रोक दिया था? तो तीसरी योजना के बाद प्लान इसलिए रोक दिया, संसाधनों की कमी हो गई। तीसरी योजना में हमारे पास, क्योंकि युद्ध में संसाधन खत्म हो गए, इसलिए संसाधन खत्म होने के कारण रोक दिया था। समावेशी विकास या धारणीय विकास शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? समावेशी विकास या धारणीय विकास कहते हैं इंग्लिश में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहली बार कब हुआ था? 11वें में हुआ, फिर 12वें में हुआ। 11वें में और उसके बाद 12वें में। 11वें में हुआ और उसके बाद 12वें में हुआ। रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी लाई थी, रोलिंग स्कीम नहीं, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान कब से कब तक लागू रहा था? कोई बात नहीं अवनीश, हम देखते हैं उसे एक बार। तो रोलिंग प्लान कब से कब तक लागू था? तब क्या हो गए, 78 से 80 तक लागू। भारत में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के साथ और कौन सा था? भाई सीमा, याद नहीं करना है किसी चीज को, मैं बता रहा हूं आपसे। आप कुछ ना करें, सिर्फ एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आज शाम को, रात को, सुबह, कल, जैसा भी टाइम मिले। और बस उसके बाद इन क्वेश्चनों को दोबारा कर दीजिए। एक बार करना है, कोई चीज याद नहीं रखनी होती, क्वेश्चन देखकर खुद याद आ जाती है। याद रखना भाई। तो फेल्डमैन के साथ थे महालनोबिस। फेल्डमैन के साथ थे महालनोबिस। क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छा फील होगा। 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था इनमें से? अब देखो, हर बार सेम शब्द नहीं मिलेगा, शब्दों को इस्तेमाल आप करोगे। हर बार सेम नहीं मिलेगा, आप करोगे इस्तेमाल। देखो, गरीबी दूर करना किसमें था? 5वें में था। याद है? अब आएगा याद आपको। इम्बैलेंस की बात जो की गई रीजनली तौर पर, वो 7वें में की गई थी सर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में अब बताओ किसमें था? 11वें में क्या था सर? 11वें में था इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट। योजना अवकाश, नोट्स में सब कुछ मिलेगा। सब कुछ है नोट्स के अंदर, सब कुछ मिलेगा भाई। योजना अवकाश के बारे में बताइए। तो आपको पता है सर, तीसरे के बाद गैप हुआ था। भारत में योजनाओं को स्वीकृति कौन देता है? योजनाओं को पास कौन करता है भाई? तो योजनाओं को पास कौन करता है? चलिए, तो आप क्या कहोगे? एनडीसी को है काम करना पास का। प्लान पास करना एनडीसी का काम। योजनाएं बनाने का क्या उद्देश्य है?
चलिए भाई, उसका उद्देश्य क्या है सर? ये है रोजगार हो, गरीबी दूर हो जाए, देश तरक्की करे, ये है सब कुछ। गांधीवादी योजना किसने तैयार की थी? गांधीवादी योजना किसने तैयार, अच्छा मैं एक बात और बता दूं भाई, मैंने आपकी क्लास चेक कर ली है, शनिवार वाली क्लास भाई प्रॉपर चल रही है, कोई इश्यू नहीं है। 58 मिनट की क्लास है, 58 मिनट की क्लास है, प्रॉपर क्लास चल रही है, आप उसको चलाकर देखिए, फिर मुझे बताइएगा कल अगर क्लास में दिक्कत आए तो। मैंने तो प्रॉपर चेक कर लिया है, 58 मिनट की पिछली क्लास जो है वो चल रही है भाई। पीपल्स प्लान की वकालत किसने की थी? पीपल्स प्लान की वकालत किसने की थी? पीपल्स प्लान की वकालत एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने की। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? अब देखो ये सारे हो चुके हैं सर, ये सब आपने पढ़ा दिया और समझा भी दिया, और अब दिक्कत भी नहीं है इसके अंदर कोई। कौन सी योजना अपने निर्धारित समय से पहले हो गई थी? नहीं मेरे भाई, पूरी चल रही है, आप थोड़ा सा देखिएगा आगे करके, शायद 30 सेकंड में दिक्कत आ रही होगी शुरू में, उसको आगे करके देखिए, मैंने प्रॉपरली चेक कर लिया भाई। देखो मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं कहता आपसे, वरना मैं शुरू में ही कह देता। मैंने पूरा चेक कर लिया, आप उसको थोड़ा आगे बढ़ाकर देखिए, एक बार आगे करके देखिएगा थोड़ा सा, शायद आपको वो दिक्कत दूर हो जाए। तो आप कहोगे सर वो 5वीं योजना थी, अपने समय से पहले खत्म हुई। भारत में 5 वर्ष की योजनाओं के अलावा 1 साल वाली कितनी हुई है? ठीक है भाई, दोबारा से देखना, दिक्कत हो बताना मुझे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, चेक करा देंगे, वैसे चेक करके ही बोल रहा हूं मैं आपसे। तो आपने कहा 1 साल वाली 6 योजनाएं बनी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पहली योजना थी उसका उद्देश्य, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा इंक्रीज एन एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन, लिखा है भाई, जनसंख्या बढ़ाना नहीं था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल की। जो युद्ध हुआ था और विभाजन हुआ था उसके बाद जो नुकसान था उसकी sorry, तो बच्चों को एग्रीकल्चर देखते लगता ये हो गया, नहीं, पॉपुलेशन नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना था, वो नहीं है इसके अंदर। तो ये कुछ सवाल है, बेहतरीन सवाल है जो मैंने आपको कराए हैं, इसीलिए बाकी अगली क्लास में करेंगे। ये चैप्टर के 12 योजनाएं और प्लान खत्म हो गए भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो